हेलो अचीवर्स, वेलकम आप लोगों का राय साहब अकेडमी पर। आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम यानी रास सिस्टम। तो रास मैकेनिज्म की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रास का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो जो बच्चे मेडिकल नीट नर्सिंग या फार्मा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो एक आइडिया होगा कि रास मैकेनिज्म क्या होता है। पर जो बच्चे बेसिकली अभी इस फील्ड के अंदर नए आए हैं वो और सभी बच्चों के लिए आज हम इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं, क्योंकि हम लोगों की हैबिट क्या होती है, हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ तो लेते हैं पर जब दोबारा उसका रिवीजन नहीं किया जाता हम उस टॉपिक को धीरे धीरे भूल जाते हैं। पर जब भी हम कॉन्सेप्ट से किसी चीज की स्टडी करते हैं तो वो चीज लंबी ड्यूरेशन के लिए अपने ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग में, हमारी मेमोरी के अंदर रहती है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम इस रास मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ जाओ कि ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा रास मैकेनिज्म और इस रास के रास पे से पर्दा उठाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो रास मैकेनिज्म है उसका फुल फॉर्म क्या रहता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब यहां पर तीन कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है रेनिन, एक है एंजियोटेंसिन और एक है एल्डोस्टेरॉन। ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुन रखे होंगे और नहीं भी सुन रखे होंगे, तो आज अपन इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो तीन कंपोनेंट है रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन, इस सिस्टम का मुख्य हिस्सा रहेगा, मेन रोल इनका रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली रास को कंट्रोल कौन करता है, तो ये हमारा बॉडी का रीनल सिस्टम यानी किडनीज बेसिकली, और किडनीज का भी स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, तो वो इस चीज को, इस रास मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। अब अगर शुरुआत करें कि रास मैकेनिज्म बॉडी में एक्टिवेट कब होता है, तो ये कब एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैंने लिख रखी है जिन कंडीशन में ये रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया जाएगा। तो ये कंडीशन है, पहली कंडीशन है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, लो हो गया है। हम सब लोग जानते हैं बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है mmHg। तो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से हमारा बॉडी का बीपी कम हो गया है तभी एक्टिवेट किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम जो मिनरल है, सोडियम जो आयन है, उसकी कमी होगी तब इसको एक्टिवेट किया जाएगा। फिर हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया यानी जब हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर किसकी कमी है, वाटर की कमी है, पानी की कमी है, यानी ब्लड के अंदर पानी नहीं है। ब्लड का एक कंपोनेंट हम जानते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा में करीब 92 से 95% वाटर होता है। तो अगर वाटर की कमी है तब भी एक्टिवेट किया जाएगा। और लास्ट कंडीशन है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम जब ज्यादा होगा बॉडी के अंदर, पोटेशियम का एक्सेस देखने को मिलेगा, तब ये कंडीशंस के अंदर, इन सभी कंडीशंस के अंदर ये रास मैकेनिज्म एक्टिवेट किया जाएगा। जहां पे हम लोग जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों अपोज में काम करते हैं, यानी बॉडी में अगर सोडियम ज्यादा होगा तो पोटेशियम कम होगा। यहाँ पे सोडियम कम है तो पोटेशियम यहाँ पे क्या है, इंक्रीज है। पोटेशियम यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दोनों वैसे भी अपोज में काम करते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट के अंदर काम करते हैं। तो ये कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम उस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, हाइपोटेंशन यानी लो बीपी, हाइपोनेट्रीमिया यानी लो सोडियम, हाइपोवॉल्यूमिया यानी लो वाटर कंटेंट, और हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम यहाँ पर इंक्रीज है। अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर अपन डाल लेते हैं हमारे किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट यानी नेफ्रॉन, क्योंकि यहां पर सारा का सारा खेल नेफ्रॉन के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन की अगर बात की जाए तो नेफ्रॉन हमारी किडनीज के अंदर पाया जाता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये जो कप जैसा शेप आपको देखने को मिल रहा है ये है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ पे आपको एक जाल दिख रहा है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, तो इस जाल को या गुच्छे को, ब्रांचेस ऑफ जो ब्लड वेसल्स दिख रही है उन्हें हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और यहीं पे बेसिकली फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। यानी बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर क्या करेंगी, फिल्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ पर ब्लड आ कहां से रहा है, तो आने का जो पाथ है, आने की जो आर्टरी है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियम। ये आप कैसे याद रख सकते हो, आ
आना, आना यानी एफरेंट, और एग्जिट जो हो रहा है, एग्जिट यानी ई, और एग्जिट होने वाली जो आर्टरी है वो है इफरेंट आर्टेरियल। आना एफरेंट, जाना इफरेंट। ठीक है, तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एफरेंट और इफरेंट क्या है। तो एफरेंट यानी आना, यानी ब्लड जहां से आ रहा है नेफ्रॉन में, और इफरेंट यानी जहां से ब्लड एग्जिट कर रहा है। अब उसके बाद ये जो बोमेन्स कैप्सूल है यहाँ पे मतलब फिल्ट्रेशन होगा, और उसके बाद ब्लड जाता है आगे। तो यहाँ पर जो ये आपको वेसल दिख रही है, ये है आपकी पीसीटी। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर आता है आपका ये जो टर्न दिख रहा है आपको, यू टर्न दिख रहा है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या नाम है इसका? लूप ऑफ हेनले। यहां से जो पीसीटी नीचे की तरफ जा रही है, तो इस पोर्शन को बोला जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी नीचे आ रहा है, और वापस यहां से जब ऊपर जा रहा है टर्न पर, तब उसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद ये ऊपर जो पूरी ट्यूब जा रही है, इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में। देखिए यहाँ पर ग्लोमेरुलस के पास में है तो प्रॉक्सिमल है करीब, और वो दूर है तो उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और आगे जाके जो यूरिन है वो कहां पे जाके इकट्ठी होगी? वो इकट्ठी होती है सीडी यानी कलेक्टिंग डक्ट। और ये सभी कलेक्टिंग डक्ट जाकर यूरिन को कहां पे ले जाते हैं? यूरेटर में ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? यूरेटर, जहां पे वो किडनी से बाहर जाकर आपकी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर या स्टोर रहता है। तो ये एक बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर रहता है आपके बॉडी के नेफ्रॉन का। तो यहां पे हमने कॉज देख लिया कि कब ये रास मैकेनिज्म एक्टिवेट किया जाएगा, और ये पूरा खेल चलता किसके ऊपर है? ये चलेगा यहां पर नेफ्रॉन में। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या कुछ कंपोनेंट देखने पड़ेंगे जो इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। यानी बॉडी या हमारा नेफ्रॉन कैसे इस चीज के ऊपर एक्ट करेगा, और यहां पर इस रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इस वीडियो का अगला पार्ट। तो देखिए, अब रास मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए हमें एक इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमने समझ लिया तो रास मैकेनिज्म अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ये कंपोनेंट है आपका जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस। ठीक है ना? जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस ये क्या है? ये वो सिस्टम है, वो कंपोनेंट है जो कंट्रोल करता है रीनल ब्लड फ्लो को। यानी किडनी में आने वाला, नेफ्रॉन में आने वाला जो ब्लड किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जेजी अपरेटस के द्वारा। जीएफआर को भी यही कंट्रोल करता है, और रेनिन के रिलीज को भी यही कंट्रोल करता है। तो इन तीनों को मेंटेन करने वाला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। अब ये जो जेजी अपरेटस है, इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या? एक है मैक्युला डेंसा और एक है जेजी सेल्स यानी जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। मैक्युला डेंसा की अगर हम बात करें तो इन्हें सॉल्ट सेंसर सेल्स भी कहा जाता है। यानी बेसिकली जितना सोडियम आ रहा है, सोडियम क्लोराइड जितना आ रहा है किडनी के अंदर, उनको सेंस करने वाली जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती है? मैक्युला डेंसा सेल्स। जेजी सेल्स की बात करें तो ये वो सेल्स हैं जो रेनिन को रिलीज करती हैं, जो रेनिन को प्रोड्यूस करेंगी और उनको रिलीज करने का काम करती हैं। तो जेजी अपरेटस के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैक्युला डेंसा और जेजी सेल्स। मैक्युला डेंसा सेंसर सेल्स है, जबकि जेजी सेल्स की बात करें तो ये ग्रैन्युलर टाइप की सेल्स हैं, और क्या करती है? रेनिन को प्रोड्यूस करती है। अब देखते हैं कि ये सेल्स मौजूद कहां पर है, नेफ्रॉन में ये कहां कहां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मैक्युला डेंसा की हम बात करें, मैक्युला डेंसा कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके डीसीटी के अंदर। कहां पाया जाएगा? ये पाया जाएगा डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। डीसीटी के अंदर पाया जाता है। जबकि जेजी सेल्स की अगर हम बात करें तो ये कहां पे पाई जाएगी? ये पाई जाती है आपके एफरेंट आर्टेरियोल में। कहां पाई जाती है? एफरेंट आर्टेरियोल। जेजी सेल्स कहां पाई जाएंगी? तो देखिए यहां पे डायग्राम मैं आपको समझाता हूं, वो है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल की जो सेल वॉल है, तो यहां पे पाई जाएगी आपकी कौन सी सेल्स? ये सेल्स है आपकी जेजी सेल्स यानी जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये है आपकी जेजी सेल्स यहां पर।
और अगर हम मैक्यूला डेंसा की बात करें तो मैक्यूला डेंसा कहां पर है, डीसीटी की हमने बात की, डीसीटी में भी कहां पर, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जहां पे एंड होता है, वहीं पर जहां से डीसीटी शुरू होती है, यहीं पे आपका पाया जाएगा ये मैक्यूला डेंसा सेंसस सेल्स, यहीं पर ये पाई जाती है। मैं आप लोगों की इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां पे एक डायग्राम पुट कर देता हूं। ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि कहां पर मैक्यूला डेंसा सेल्स है और कहां पे आपकी जेजी सेल्स है। तो आई होप आपको अब ये इमेजिनेशन में क्लियर हो गया है कि कौन सी सेल्स कहां पर पाई जाती हैं। इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं जेजी अपरेटस की, तो हमने बात की दो यहाँ पे कंपोनेंट है, मैक्यूला डेंसा और जेजी सेल्स। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो होता है। प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हाई डिस्टल ट्यूबुलर NaCl इंड्यूस एफरेंट आर्टेरियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन, और जबकि लो डिस्टल ट्यूबुलर NaCl इंड्यूस करता है रेनिन के सिक्रीशन को। यानी यहां आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब भी बॉडी के अंदर सोडियम ज्यादा होता है, सोडियम इंक्रीज होगा, तब यहां पे क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल का वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल का वेसोकंस्ट्रिक्शन। यहां मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि बाय डिफॉल्ट नेचुरली क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है। ये क्यों होता है, ताकि यहां पर ब्लड आएगा अच्छे अमाउंट में। हम लोग जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट का 20% जो ब्लड है वो कहां पे आता है, वो किडनी में आता है। कार्डियक आउटपुट का यानी 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलता है, उसका 20% ब्लड कहां पर आता है, किडनी में आता है। तो यहाँ पे जब ब्लड आ ज्यादा रहा है तो आने के लिए रास्ता भी क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो ये जो रास्ता है, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इसका डायमीटर बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू इफरेंट आर्टेरियोल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड यहाँ पर आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, जीएफआर हो रहा है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ब्लड अच्छे अमाउंट में आना चाहिए और कम अमाउंट में जाएगा, तभी तो ज्यादा देर तक यहाँ पे रह पाएगा। और जितनी ज्यादा देर तक ब्लड यहाँ पे रहेगा, उतनी ज्यादा देर अच्छी तरीके से जीएफआर यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली। अब ये प्रिंसिपल पर आते हैं। प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर बॉडी में या जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं, जो भी हाई डिस्टल ट्यूबुलर NaCl है, यानी अगर इन डिस्टल ट्यूब्यूल में NaCl ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होगा, हम लोग जानते हैं बॉडी में जब भी, क्योंकि बीपी ब्लड प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट कॉज रहता है हाई सोडियम। सोडियम अगर बॉडी में ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वो ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि ये जो मैक्यूला डेंसा सेल है, इनके पास जब सोडियम ज्यादा है, ये अगर ज्यादा सोडियम को एब्जॉर्ब कर पा रही हैं और ज्यादा अगर सोडियम को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो क्या होगा, ये आपके एफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगी, छोटी कर देंगी। कॉन्स्ट्रिक्ट, वेसोकंस्ट्रिक्शन होना यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना। तो एक जो फंडामेंटल है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जब सॉल्ट ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, तो क्या होगा, ये यहां पर सेंस भेजा जाता है और एफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है। अब ऐसे कितने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हैं, जब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन यहां पर सोडियम की एक्सेस की वजह से अपने एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, तो नो डाउट सी बात है बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज होना ही होना है। क्योंकि 20%, मैं फिर दोहराऊंगा कि 20% जो कार्डियक आउटपुट है वो कहां पर आता है, वो किडनी में आता है। और जब किडनी में ब्लड जाने का रास्ता ही रोक दिया है, कम कर दिया है, तो उसका प्रेशर पूरी बॉडी के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये एक फंडामेंटल अपना क्लियर हो गया। तो यहां पर पहला प्रिंसिपल जो समझ में आ गया हमको कि अगर डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर NaCl ज्यादा होगा तो एफरेंट आर्टेरियोल में वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा। वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो बॉडी के अंदर सोडियम जो है वो लेस एब्सॉर्ब किया जाएगा। पर अगर अब यहाँ पे लो डिस्टल ट्यूबुलर NaCl है, यानी अब यहां पर आपके मैक्यूला डेंसा सेल्स को इनफ सोडियम नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा, यहां से एटीपी की फॉर्म के अंदर सेंसेशन जाएगा, कहां पे जाएगा, एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर, और वो एक्टिवेट करेगा जेजी सेल्स को, यानी जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, और उनको एक्टिवेट करने पर क्या इंक्रीज होगा, यहां पे सिक्रीशन इंक्रीज होगा रेनिन का। ये जेजी सेल्स क्या करेंगी, इसके स्टिमुलेशन पे रेनिन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगी।
जब तक सोडियम ज्यादा है मैसेज जाता है कि भाई रेनिन को रोक के रखो, रेनिन को आप सीक्रेट मत करो। पर जब सोडियम जैसे ही कम हुआ, यहाँ पर मैक्युलर डेंसर सेल के अंदर मैसेज जाएगा कि सोडियम कम है, क्या करना है हमें जेजी सेल्स को सिक्रीशन ज्यादा करना है, किसका, रेनिन का। तो ये फिनोमेना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है वो कुल मिला के काम क्या कर रहा है कि मैक्युलर डेंसर सेल ने पहले सेंस किया सोडियम ज्यादा है या कम। अब अगर सोडियम कम है, क्योंकि हमने बात क्या की थी कि ये सिस्टम एक्टिवेट कब होगा, जब हाइपोनेट्रीमिया होगा, यानी सोडियम कम होगा। तो जैसे ही मैक्युलर डेंसर ने इस चीज को सेंस किया कि सोडियम कम है, हाथों हाथ मैसेज गया है एफरेंट आर्टेरियोल की जेजी सेल्स में, और जेजी सेल्स ने क्या किया है, रेनिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, रेनिन को सीक्रेट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अब रेनिन का सिक्रेशन शुरू हो चुका है, और आपको ये पता चल चुका है कि रेनिन का सिक्रेशन कहां से होता है। रेनिन का सिक्रेशन एफरेंट आर्टेरियोल की सेल वॉल के अंदर मौजूद जेजी सेल्स क्या करती हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं रेनिन को। अब आगे बढ़ते हैं कि अब रेनिन क्या करेगा और किस तरीके से बॉडी के अंदर बीपी को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो चलिए अब हमने बात कर ली है कि रेनिन सीक्रेट हो चुका है। अब ये रेनिन किस तरीके से बॉडी के अंदर बीपी को इंक्रीज करेगा, उसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो अभी इस मैकेनिज्म को हम दो फेज के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले क्या है, सबसे पहले क्या हुआ है कि इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम यानी ईसीवी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। हमने बात की है कि बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है वाटर का, ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है वाटर का डिक्रीज हो चुका है, यानी इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। अब अगर इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर ब्लड इतना आ ही नहीं पा रहा है किडनी के अंदर, तो जीएफआर होगा किसका, जीएफआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर जीएफआर डिक्रीज हो गया, तो जीएफआर डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से डिक्रीज हो चुका है सोडियम एब्जॉर्प्शन, कहां पर, पीसीटी और डीसीटी में। हम सब जानते हैं कि मेजर जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पे होता है, पीसीटी के अंदर होता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मेजर पोर्शन ऑफ द सोडियम यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो अगर जीएफआर ही नहीं हो रहा है, यानी फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सोडियम पोटेशियम अलग ही नहीं हो रहे हैं, डिफरेंशिएट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो एब्जॉर्ब कहां से हो पाएगा। तो जीएफआर डिक्रीज तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज। अब अगर सोडियम का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है पीसीटी और डीसीटी में, तो डीसीटी में हमने बात की थी, यहाँ पे स्पेशल सेल्स मौजूद हैं जिनका नाम है मैक्युलर डेंसा। अब ये मैक्युलर डेंसा सेंस करेगी कि इनको क्या मिल रहा है, सोडियम कम मिल रहा है। सोडियम जैसे ही डिक्रीज होगा तो मैसेज जाएगा सीधा एफरेंट आर्टेरियोल्स में, और वहां पे जी सेल्स को कहा जाएगा कि रेनिन के सिक्रीशन को क्या करो, बढ़ाओ। यानी रेनिन का सिक्रीशन वहां पे बढ़ जाएगा, रेनिन का प्रोडक्शन और सिक्रीशन वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड कम हुआ, वाटर कम हुआ, बीपी कम हुआ, हाइपोनेट्रीमिया हुआ, हाइपर कैलेमिया हुआ, जीएफआर क्या हुआ, डिक्रीज। जीएफआर डिक्रीज तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, सोडियम का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज। सेंसर सेल्स ने सेंस किया कि सोडियम नहीं आ रहा, सोडियम नहीं आ रहा, मैसेज गया और रेनिन के प्रोडक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये हो गया पहला फेज। सेकंड फेज की हम बात करें तो क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं ये सारा का सारा सिस्टम कहां हो रहा है, ब्लड में, एक ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ये जो हार्मोन है एंजियोटेंसिनोजन, ये क्या होता है, नॉर्मली इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर सीक्रेट रहता है, यानी सर्कुलेट करता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। पर बनता कहां पर है, ये बनता है लीवर में, लीवर के द्वारा ये बनता है, और लीवर से ये ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर भेजा जाता है, पर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। अब इस एंजियोटेंसिनोजन को आप देख सकते हो, ये टेंसिनोजन, जब भी जन लगा हुआ है यानी इसका मतलब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। अब जब ये एंजियोटेंसिनोजन को क्या मिलेगा, यहां से आएगा रेनिन। क्या आएगा, अब यहां पर रेनिन जब यहां पर आएगा, रेनिन की प्रेजेंस के अंदर ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट किया है एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिन 1 भी अभी एक मीडिएटर फॉर्म के अंदर है, अभी इसका कुछ भी खास काम नहीं है। अब क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं, इन लंग्स से यहां पर पहुंचता है क्या, ACE। ACE का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये ACE कहां से आया है? लंग से आया है, और लंग से जब ACE यहां पर आया तो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया है एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये कौन सा फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है, और ये ही रिस्पॉन्सिबल रहता है कि अब ये बॉडी के बीपी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो किस तरीके से, किन किन फिनोमेना से, किन किन मेथड से बॉडी के अंदर बीपी को इंक्रीज करता है। तो आई होप यहां तक आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। ये जो फिनोमेना है ये आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? एंजियोटेंसिनोजन वैसे ही मौजूद है ब्लड आर्टरी के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, बनता कहां पर है? लीवर में, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। रेनिन का सिक्रीशन हुआ, रेनिन वहां पर आया, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया गया एंजियोटेंसिन 1 में। ये भी अभी मीडिएटर है, एक्टिव नहीं है। लंग से क्या आएगा? ACE आएगा, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एक एक्टिव फॉर्म है, और ये एक्टिव फॉर्म ही क्या करेगी? रिस्पॉन्सिबल रहेगी फॉर इंक्रीज इन बीपी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। तो अब हम देख चुके हैं किस तरीके से रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, ACE ने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, और लास्ट में एंजियोटेंसिन 2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा बॉडी के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो क्या फंक्शन रहता है एंजियोटेंसिन 2 का, यानी एंजियोटेंसिन 2 किस तरीके से बॉडी के अंदर अलग अलग हिस्सों के ऊपर, अलग अलग पार्ट्स पे काम करके बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो यहां पे आप सारे के सारे फंक्शंस देख सकते हो किसके? एंजियोटेंसिन 2 के। यहां पे हम समझेंगे किस तरीके से बीपी को इंक्रीज करता है एंजियोटेंसिन। तो देखिए, सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 की बात करें, ये क्या करेगा? बॉडी के अंदर सिस्टमिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन लेके आता है। क्या लेकर आता है? बॉडी के अंदर सिस्टमिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सिस्टमिक यानी पूरे बॉडी के हर एक सिस्टम के ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? यहाँ पर बीपी इंक्रीज हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। पर सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन क्या रहेगा? ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है इफरेंट आर्टेरियोल को। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है और इफरेंट से ब्लड जाता है, और इफरेंट अगर कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगी तो बहुत लंबे टाइम तक ब्लड कहां पे बना रहेगा? नेफ्रॉन के अंदर बना रहेगा, और जब ब्लड नेफ्रॉन के अंदर बना रहेगा तो कुल मिला के यहाँ पे GFR क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पे इंक्रीज होगा अगर इफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाए। सेकेंडली, अब यहाँ पे स्टिमुलेट, जब GFR इंक्रीज होगा तो GFR इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली स्टिमुलेशन होगा, यहाँ पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। कहां पर? PCT में। जैसे मैंने आपको बताया था PCT के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होता है। GFR इंक्रीज हुआ, अल्टीमेटली सोडियम का एब्जॉर्प्शन PCT के अंदर इंक्रीज हुआ। सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, सोडियम का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? वाटर के साथ। सोडियम का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? वाटर के साथ। यानी अगर सोडियम बॉडी के अंदर है तो बॉडी के अंदर क्या रिटेन करेगा? वाटर रिटेन करेगा। जितना ज्यादा सोडियम उतना ज्यादा पानी, और जितना ज्यादा पानी, यानी यहाँ पे अब कौन सा सीन क्लियर हो गया है? यहाँ पे आपका हाइपोवॉल्यूमिया कन्वर्ट हो गया है हाइपर वॉल्यूमिया में। ठीक है, यानी जो बॉडी के अंदर हाइपोवॉल्यूमिया था, वॉल्यूम कम था, ब्लड में पानी की मात्रा कम थी, पानी का अमाउंट कम था, वो अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया है क्योंकि सोडियम बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हुआ है। ये है इसका तीसरा फंक्शन। फोर्थ फंक्शन की बात की जाए, ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। किडनीज के ऊपर ही, किडनीज जो होती है, किडनीज के ऊपर ही एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल या इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये ग्लैंड बेसिकली, इसके स्ट्रक्चर की, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बाहर की कवरिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स की होती है और अंदर होता है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? आपका एल्डोस्टेरोन। और जबकि अगर मेड्यूला की बात करें तो वहां से एफिनेफ्रिन और नेफ्रिन का सिक्रीशन, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन का सिक्रीशन वहां पर होता है।
तो ये स्टिमुलेट कर रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से इंक्रीज हो रहा है सिक्रीशन किसका, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरोन का। और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या रहता है कि ये बॉडी के अंदर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जबकि पोटेशियम को क्या करेगा, एक्सक्रीट कराएगा। पोटेशियम को क्या करेगा, एक्सक्रीशन कराएगा पोटेशियम का, और सोडियम का कराएगा रिटेंशन। सोडियम का क्या कराएगा, रिटेंशन कराएगा। सोडियम को बॉडी में रोकेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा। तो यहां पर हमारा जो हाइपोनेट्रियमिया वाली कंडीशन थी वो करेक्ट हो चुकी है, और हाइपरकलेमिया की जो कंडीशन है वो भी करेक्ट हो चुकी है। हाइपरकलेमिया यानी पोटेशियम ज्यादा था, बॉडी के साथ क्या हो चुका है, एक्सक्रीट। हाइपोकलेमिया हो गया, और सोडियम को रोका गया है, सोडियम को रिटेन किया गया है। तो जो हाइपोनेट्रियमिया था अब क्या हो गया है, हाइपरनेट्रियमिया। तो वापस यहीं पे वो सीन है कि सोडियम अगर इंक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर पानी रुकेगा तो ब्लड के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, कुल मिला के बीपी इंक्रीज हुआ। अगला फंक्शन बात करें एंजियोटेंसिन 2 की, तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी की जो बात अपन कभी बाद में करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात की जाए तो वहां पे दो हार्मोन रहते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है एडीएच। क्या होता है, एडीएच। एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, फ्लो आउट ऑफ यूरिन, यानी बॉडी से यूरिन का बाहर फ्लो कराना डायूरेसिस होता है। ये उसके एंटी में काम कर रहा है, यानी डायूरेसिस को रोकेगा। यूरिन को रोकेगा, पानी बॉडी में रुकेगा, अल्टीमेटली बॉडी में पानी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, हाइपोवॉल्यूमिया से हाइपरवॉल्यूमिया होगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने किसका रिलीज स्टिमुलेट किया है, एडीएच का, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन बॉडी में पानी का रिटेंशन करवाएगा। अगले फंक्शन की बात की जाए तो अगला फंक्शन है कि ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करने पर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, इसके अंदर पाए जाने वाले थर्स्ट सेंटर को। ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस के अंदर दो तीन सेंटर्स होते हैं, जैसे कि हंगर सेंटर भी यहाँ पर होता है, उसी तरीके से थर्स्ट सेंटर भी यहाँ पर होता है। यानी प्यास लगने की जो अपनी काबिलियत है, जो एबिलिटी है, प्यास जो अपने को लगती है, तो ये रिफ्लेक्स कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से आता है। हाइपोथैलेमस अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा थर्स्ट सेंटर की एक्टिविटीज को, जिसकी वजह से हमको प्यास लगेगी, हम लोग और पानी पिएंगे, तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, हाइपोवॉल्यूमिया करेक्ट होगा, हाइपर वॉल्यूम होगा। और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रिड्यूस करता है बेरो रिसेप्टर्स की एक्टिविटी टुवर्ड्स इंक्रीज बीपी। हम जानते हैं बेरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये बॉडी में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अपन बात करें आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर ये पाया जाता है। तो ये बेरो रिसेप्टर क्या करता है, बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। ठीक है, यानी बेरो रिसेप्टर बीपी इंक्रीज हो चाहे बीपी डिक्रीज हो, उसको एक्टिवेट करने के बाद मैसेज कहां पे जाएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा में जाता है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है, बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो यहां पर ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा, इस बीपी की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंक्रीज बीपी को इनहिबिट करेगा, को रोकेगा। तो अगर बेरो रिसेप्टर इंक्रीज बीपी को सेंस नहीं करेगा, मैसेज मेडुला ऑब्लिंगेटा तक नहीं जाएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा काम नहीं करेगा, तो कुल मिला के बीपी थोड़ी देर तक क्या रहेगा, बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे के सारे फंक्शन रहते हैं एंजियोटेंसिन 2 की। रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये सिस्टम एक वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, यानी सारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, बीपी इंक्रीज होगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा एफरेंट आर्टेरियोल को, एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा। स्टिमुलेट करेगा सोडियम का एब्जॉर्प्शन, कहां पर, पीसीटी के अंदर, क्या होगा, हाइपर वॉल्यूमिया होगा, हाइपर नेट्रीमिया होगा। स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करेगा एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम को रिटेन करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा, हाइपरकलेमिया सॉल्व, हाइपोनेट्रीमिया सॉल्व। एंजियोटेंसिन 2 की बात करें तो एंजियोटेंसिन 2 बाकी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक हार्मोन है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यूरिन के बाहर बॉडी से पास आउट को रोकेगा, डायूरेसिस को रोकेगा, बॉडी में वाटर रिटेन करेगा। स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, प्यास लगेगी, थर्स्ट सेंटर
एक्टिवेट होगा और पानी पिएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली जो बैरो रिसेप्टर्स हैं उनके बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स को स्टॉप करेगा टुवर्ड्स हाई बीपी। ये स्टॉप होगा तो बीपी बॉडी में थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। इस तरीके से पूरी बॉडी में क्या हो चुका है, अब आपका बीपी सॉल्व हो चुका है, बीपी इंक्रीज हो चुका है, हाइपोवॉल्यूमिया सॉल्व हो चुका है, वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, हाइपोनेट्रीमिया सॉल्व हो चुका है, हाइपरनेट्रीमिया हो चुका है, हाइपरकैलेमिया जो था वो सॉल्व हो चुका है, हाइपोकैलेमिया हो चुका है। इस तरीके से एंजियोटेंसिन 2 आपके बॉडी के अंदर सिस्टमिक ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो रास मैकेनिज्म बीपी कम होने पे एक्टिवेट हुआ था, अब वो क्या कर चुका है, बीपी को इंक्रीज कर चुका है। अब ये जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। अब अगर लंबे टाइम तक भी बीपी ज्यादा बना रहेगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब इसके कॉन्ट्रास्ट के अंदर एक सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम क्या करेगा, इस बीपी को नॉर्मल बना के रखेगा। नॉर्मल बनाना जरूरी है, इस बीपी के अगेंस्ट में भी काम करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूं कौन सा हार्मोन इसमें काम करता है। तो अब यहाँ पर इंक्रीज बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमारे हार्ट के अंदर, हमारा हार्ट जो है, हमारे हार्ट के एट्रियम के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है। हार्ट की एट्रियम के वॉल्स हैं, उस वॉल्स के अंदर एक हार्मोन है एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड या ANP इसको कहा जाता है। ये ANP क्या करता है, इसके अपोज में काम करता है। ये क्या करेगा, बीपी को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें इतना ही समझेंगे कि बड़े हुए बीपी को डिक्रीज करने में कौन हेल्प करता है, ANP हेल्प करता है। और फिर कभी अगली या दूसरी क्लास में हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से बीपी को कम करने का काम ANP करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रास मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, या ये रास आपको भी रास आया होगा। हमने यहाँ पे डिटेल में बात की किस तरीके से ये मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, किस तरीके से रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन बॉडी के अंदर बीपी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस की डिटेल में बात की। हमने ये बात की कि किस तरीके से रेनिन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। हमने मैक्युला डेंसा और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स की यहाँ पे डिटेल के अंदर बात की। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हमने देखा और हमने यहाँ लास्ट में ये देखा कि एंजियोटेंसिन 2 कौन कौन से फिनोमिना से बॉडी के अंदर बीपी को इंक्रीज करता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ड हुआ होगा और अब अगर आप एक दो बार इस क्लास का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो रास मैकेनिज्म को बुलाए नहीं भूलोगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कुछ कोशिश अगर मेरी अच्छी लगी हो टुवर्ड्स आपके इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज को लेकर, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं हम बड़ी टॉपिक्स को पढ़ते हुए छोड़ देते हैं और इनमें से जब कभी क्वेश्चन आता है या कॉन्सेप्ट बनता है तो हम वापस रिकॉल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाएगा। तो आई होप हमारा कुल मिलाकर जो पूरा मैकेनिज्म है, जो पूरा सिस्टम है, वो अच्छे तरीके से बिल्डअप हो पाएगा और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपकी फर्दर स्टडीज को लेकर। मैं और ऐसे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, डिटेल में हम बात करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर किया जाए। थैंक यू।